हेलो दोस्तों, ये देखिए ब्लड वगैरह आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई ध्यान, मशीन वगैरह कुछ लगाया ही नहीं। ब्लड वगैरह ऐसा आ रहा है। सुनिए अभी पेशेंट चला गया है। मेरा बाप चला गया भाई, आपका बाप होता तो क्या करते हैं? मेरा पेशेंट चला गया भाई डॉक्टर नीरज कुमार है। पेशेंट बाहर पड़ा हुआ, ये एक बार भी उन्होंने उठाया नहीं। आप बताइए, यही है चश्मे लगाए, इन्हीं ने नहीं दिया ऑक्सीजन। मेरे बाप को आधे घंटे तक की तड़पाते रहे, यही किसी चीज की सुविधा। दोस्तों ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल का बताया जाता है, जहां एक मरीज आधे घंटे तक हाथ जोड़कर ऑक्सीजन की मांग करता रहा। उसके जो जख्मों से या उसकी जो ब्लड निकल रहा था उसको रोकने की गुहार कर रहा था डॉक्टरों से, लेकिन डॉक्टरों ने इतनी लापरवाही की कि कहा जाता है कि आधे घंटे बाद इस शख्स की जान चली गई। ठीक इसी तरह जनवरी 2023 में 21 जनवरी 2023 के दिन 22 साल की गुड़गांव की सिमरन छावड़ा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनको जब हल्का सा बुखार आया और उस बुखार के इलाज के लिए जब एक प्राइवेट अस्पताल में वो जाती है तो वहाँ पर एक डॉक्टर उन्हें डायनापार नाम का इंजेक्शन लगाता है, और वो डायनापार नाम का इंजेक्शन इतना भारी पड़ जाता है कि आधे घंटे बाद उस लड़की की 22 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। सिमरन के घर वाले आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह 2018 में उत्तम चंद मीना, जो दिल्ली के रहने वाले, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पत्नी गार्गी मीना, जिनके साथ उन्होंने छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था, पूरी बुकिंग सब कुछ हो चुकी थी, लेकिन उन्हें थोड़ी सी गायनिक प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने सोचा इन्हें अस्पताल दिखाया जाए, इलाज कराया जाए। डॉक्टर ने कहा कि प्रॉब्लम बड़ी है, ऑपरेट करना पड़ेगा, और वो ऑपरेशन इतना महंगा पड़ा कि उसके बाद कभी उनकी पत्नी घर लौटी ही नहीं, और आज तक वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत में ये तो मैंने 3 आपको केस बताए, मेडिकल नेग्लिजेंस के न जाने कितने ही केस है, लाखों केस है, जहाँ पर लोगों की जान चली गई मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से, और उन्हें इंसाफ के नाम पर मिला सिर्फ ठेंगा या फिर अदालतों के चक्कर। मैं ये नहीं कहता इस प्रोग्राम में, मैं पहले से क्लियर कर दूं कि मैं सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी या सभी डॉक्टर्स को इसमें शामिल नहीं कर रहा। मैं नहीं मानता कि सभी डॉक्टर्स मेडिकल नेग्लिजेंस करते हैं। बहुत सारे इस देश में बहुत सारे जो है वो डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हमारे देश में भगवान के बाद डॉक्टर का जो है वो दर्जा है। हम भगवान पे विश्वास करते हैं या फिर डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हमारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम भी किया। लेकिन आज का ये एपिसोड इसलिए कि पिछले कुछ सालों में मेडिकल नेग्लिजेंस इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही है, एक क्राइसिस की तरह उभर चुका है। एक जिसको कह सकते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट कहते हैं, कुछ जानकार कहते हैं कि एक बहुत बड़ा महामारी का रूप लेता जा रहा है मेडिकल नेग्लिजेंस। और इसकी वजह यह है कि इस मेडिकल नेग्लिजेंस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि डॉक्टर्स को किसी तरह की कोई सज़ा मिले, या मिले तो फिर बहुत रेयर में मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिनको इंसाफ चाहिए होता है। अब मेडिकल नेग्लिजेंस सिर्फ डॉक्टर्स के लेवल पे नहीं होता, कई बार जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है या लोअर स्टाफ होता है, उनकी वजह से भी होती है। खामियाजा जाहिर सी बात है, उंगली सिर्फ डॉक्टर पे उठती है, क्योंकि आदमी जब इलाज के लिए जाता है ना तो सिर्फ डॉक्टर को देख के तो जाता है, डॉक्टर से उम्मीद करता है। तो कहते हैं ना कि जब टीम फेल होती है तो लीडर पे ही ब्लेम आता है, तो इसलिए डॉक्टर्स भी फंस जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मेडिकल नेग्लिजेंस भारत में इतनी बढ़ क्यों रही है। आप एक आंकड़ा बताता हूँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक आंकड़ा है जो 2022-23 का है। 2022-23 के हिसाब से भारत में हर साल 5.2 मिलियन केसेस मेडिकल मैलप्रैक्टिस या मेडिकल नेग्लिजेंस के भारत में दर्ज होते हैं। 5.2 मिलियन, समझ रहे हैं आप, 52 लाख केस हर साल, और इसमें 110% से लेकर 400% तक की वृद्धि हुई है पिछले कुछ सालों में लगातार। और ये स्टडी की है इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स
इसमें रिवील हुआ है कि 46% ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कंप्लाई विद एथिकल गाइडलाइंस। उन्हीं की स्टडी में ये मामला आया है सामने, विच रिफ्लेक्ट्स कि शार्प जो इंक्रीज हुआ है 110% ओवरटाइम और मेडिकल लिटिगेशन केसेस में 400% की वृद्धि हुई है। 400% बढ़ा है ये केस। ये पिछले कुछ सालों में है भारत में मेडिकल नेग्लिजेंस की हालत। इतना बड़ा राइज आपने सोचा कि इस फील्ड में हो सकता है? बड़े बड़े कानूनों की, बड़े बड़े क्राइम्स की, बड़े बड़े गुनाहों की या बड़े बड़े कारनामों की हम रिपोर्टिंग करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, लेकिन ये मेडिकल नेग्लिजेंस में इतने सारी चीज़ें हो रही है, इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, हमको कभी देखने को नहीं मिलता। और जबकि 3 केस तो मैंने आपको बताए हैं और ऐसे ना जाने कितने ही केस और हैं, कितने ही केस और होंगे जो अनरिपोर्टेड भी होंगे, जो गांवों देहात या छोटे कस्बों में होते हैं, वो तो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। ये तो मामले जो रिपोर्ट होते हैं वो शहर में होते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़े जानकार होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, नॉलेज होती है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि मेडिकल केसेस में, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में इतनी बढ़ोतरी इसलिए हुई है कि लोग अब गूगल के ज़रिए सब कुछ जान जाते हैं, कि उन्हें सब पता है कि गूगल पे सर्च करो किस बीमारी का क्या इलाज है, किस बीमारी का क्या इलाज है, किस इंजेक्शन में क्या रिएक्ट हो सकता है, किस इंजेक्शन का क्या फ़र्क पड़ सकता है। उस वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं, और लोग जागरूक हो रहे हैं तो मेडिकल नेग्लिजेंस के खिलाफ इतनी मामले उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये मेडिकल नेग्लिजेंस बढ़ क्यों रही है? सवाल तो सबसे बड़ा ये है। उसकी वजह यह है कि हमारे कानून कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार डॉक्टर्स हों, उनको सीधा सीधा आप गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। यानी अगर आपको डॉक्टर्स के खिलाफ कुछ करना है, आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले डॉक्टर्स की लापरवाही के लिए, तो उसका प्रोसेस इतना लंबा है कि आधे से ज़्यादा लोग तो बीच में ही छोड़ देते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक a doctor accused of rashness or negligence may not be arrested in a routine manner simply because of charge has been leveled against him। मतलब आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, चार्ज लगाते हैं उन पर, तो उन्हें सीधा अरेस्ट नहीं किया जा सकता। डॉक्टर सीधा अरेस्ट नहीं होते। आपको नॉर्मल केस में बहुत सारे अरेस्ट होते हुए दिखेंगे, लेकिन डॉक्टर्स को आप सीधे तौर पे अरेस्ट नहीं कर सकते। ओनली फॉर ग्रॉस नेग्लिजेंस और हाई डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस एंड दैट अ सिंपल लैक ऑफ केयर एंड एरर ऑफ जजमेंट और एक्सीडेंट इज नॉट ऑफ प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस। आप समझिए, देखिए, लैक ऑफ केयर और एरर ऑफ जजमेंट और एन एक्सीडेंट इज नॉट प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस। मतलब चलिए लैक ऑफ केयर समझ सकते हैं, एक्सीडेंट समझ सकते हैं, लेकिन एरर ऑफ जजमेंट, जैसे मैंने वो लड़की के केस में आपको बताया था, सिमरन छावड़ा के केस में, जहाँ पर सिंपल बुखार के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया गया उन्हें, और इंजेक्शन से उन्हें इतने रैशेज हुए, इतनी उसकी एलर्जी हुई कि उसके बाद उनके मुंह से, उनके घर वालों के हिसाब से वहीं पर झाग निकलने लग गया था, टॉयलेट निकल गया था, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। जब उस हॉस्पिटल ने मामला हाथ से निकलते देखा तो दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, और उस हॉस्पिटल में आते ही उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। ये एरर ऑफ जजमेंट है, लेकिन इसे भी कानून के हिसाब से बाहर रखा गया है। मेडिकल नेग्लिजेंस में सीधी गिरफ्तारी के लिए डॉक्टर्स को है। एक मैं आपको और बताता हूँ, कोर्ट ने क्या कहा है डॉक्टर्स के बारे में, कि आरोपी ने कुछ ऐसा किया हो या करने में विफल रहा हो जो इन परिस्थितियों में कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल नहीं करता या करने में विफल रहता है। अदालत ने कहा किसी डॉक्टर को लापरवाही के लिए सिर्फ इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसके पास बेहतर विकल्प या उपचार उपलब्ध था। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट जजमेंट, जिसको मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर बड़ी जजमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दी। और ये मामला ये था, डॉक्टर जेकब मैथ्यू थे, पंजाब के लुधियाना के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC कॉलेज के थे। 10 वर्ष पहले का उन पर मामला था, जहाँ पर डॉक्टर मैथ्यू ने अनजाने में मरीज़ के श्वास तंत्र में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया था। यानी जो सांस लेने वाली जो वो है, उसमें वेन में खाली सिलेंडर लगा दिया था, जिसकी वजह से जान चली गई थी उस मरीज़ की, और इसे मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं कहा गया और डॉक्टर जेकब मैथ्यू को राहत मिली। अब अगर प्रोफेशनल है, वो डॉक्टर हैं,
डॉक्टर कैसे कर सकता है ये चीज़ कि श्वास नली में खाली सिलेंडर लगा दे। अब उदाहरण के तौर पर कोई ड्राइवर है, वो बस चला रहा है, सवारियां बैठी है उस पर, अगर वो कह दे कि गलती से रिवर्स गियर लगाने की जगह फर्स्ट गियर लगा दिया और खाई से बस नीचे गिर गई, कई लोगों की जान चली गई, तो क्या उसके इस जो है बयान को या इस तर्क को माना जाएगा? कोर्ट मानेगा? नहीं मानेगा। अगर मैं पत्रकार हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बैन है, जो हम लोग दिखा नहीं सकते, जिसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन दिखा दिया गया मेरी खबर में, मान लीजिए, और अगर मैं ये कोर्ट में कहूँ कि ये मेरी गलती नहीं है, मेरे असिस्टेंट ने या मेरे एडिटर ने गलती से लगा दिया था, तो कोर्ट मानेगा? नहीं मानेगा। तो जब औरों के मामले में नहीं मानेगा, तो फिर इस मामले में ये क्यों कहा जा रहा है, खास करके जेकब मैथ्यू के मामले में, कि वो मेडिकल नेग्लिजेंस में नहीं आता, एरर ऑफ जजमेंट भी, लापरवाही भी। ये है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस का अगर मामला होता है तो आप सीधा पुलिस में कंप्लेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अरेस्ट करने के लिए कितना लंबा प्रोसेस, उसके लिए बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है। मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है जिसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड रोल ऑफ मेडिकल बोर्ड, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल बोर्ड में पहले मेडिकल बोर्ड बनता है, फिर वो मेडिकल बोर्ड सारी चीज़ें हॉस्पिटल से और आपसे सब कुछ लेता है, फिर उस पर पूरी गहन छानबीन करता है, फिर उसके बाद अगर उसको लगता है, मेडिकल बोर्ड लगता है कि अगर कुछ हुआ है, डॉक्टर की जो है गलती है, तभी उस पर कुछ कार्रवाई होगी, वरना नहीं होगी। यानी सब कुछ मेडिकल बोर्ड में है। मेडिकल बोर्ड पे जाने से पहले अगर किसी भी आम इंसान को मेडिकल नेग्लिजेंस की कंप्लेंट करनी है तो उसे क्या क्या करना होगा, देखिए। सबसे पहले उसे एक लॉयर्स के पास जाना पड़ेगा, लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। उसके बाद खुद ही एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ, जो वहाँ दवाइयाँ दी गई, जो मेडिकल रिकॉर्ड आपके पेशेंट का था, वो सब इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर आपको एक मेडिकल एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, यानी किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि ये इलाज हुआ, ये दी, क्या ये सही है या गलत है। अगर वो कहता है कि हाँ ये गलत है, तो फिर क्या वो डॉक्टर टेस्टिफाई होने के लिए तैयार होगा, बयान देने के लिए तैयार होगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जाके आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के पास। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन एक स्टेट मेडिकल काउंसिल बनाएगा या स्टेट मेडिकल बोर्ड बनाएगा, उसके थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन मेथड से इंक्वायरी कर सकता है। 2 साल के अंदर, इंसिडेंट्स के 2 साल के अंदर कंप्लीट करनी होती है। यानी आज मेरे घर का कोई सदस्य मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है, तो पहले तो मुझे 3-4 महीने लग जाएंगे ये सब इकट्ठा करने में। उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो 2 साल तक उसको खींच सकता है आराम से, 2 साल लग सकते हैं उसको आराम से। तो 2 साल में तो बहुत से लोगों का हौसला वैसे ही टूट जाता है। 2 साल में अगर इसी चीज़ में कुछ चलता रहे तो कहाँ शहर का आदमी भी, जो नौकरी पेशा आदमी है, वो अपना ऑफिस देखे या इन सब झंझट में पड़े, तो गांव देहात का आदमी या छोटे कस्बों का आदमी तो सोच भी नहीं सकता ये सब इकट्ठा करने की। जो कम पढ़ा लिखा है, जो 10 पास है, 8 पास है, 5 पास है, वो कहाँ से ये मेडिकल रिकॉर्ड, लीगल एडवाइस और ये सब करेगा? गाँव देहात में एक डॉक्टर मिलना मुश्किल होता है, तो लीगल एक्सपर्ट के लिए किसी और के पास लीगल एडवाइस के लिए, फिर मेडिकल एक्सपर्ट के पास कैसे जाएगा मेडिकल एडवाइस के लिए? तो ये कानूनन इतने पेचीदा कानून इस देश में है कि इसकी वजह से हो ये रहा है कि हमारे इस देश में हर साल तकरीबन 50 से 55 लाख मेडिकल नेग्लिजेंस के केस रिपोर्टेड हैं। अनरिपोर्टेड कहा जाता है, इससे कहीं ज़्यादा है। और मेडिकल नेग्लिजेंस में सज़ा का प्रावधान कुछ खास नहीं है। अभी तक कोई बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने नहीं आया है। मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से आपने कितने ही बच्चों को, कितने ही दूसरे लोगों को अपनी जान गंवाते सुना होगा। अखबार में एक बार रिपोर्ट होता है, उसके आगे अखबार की सुर्खियां भी उसे भूल जाती है। लेकिन जो उस परिवार की लड़ाई होती है, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको 10-10 साल हो गए लड़ते हुए, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता। अगर मेडिकल बोर्ड से कहा जाता है कि हाँ यस, डॉक्टर ने गलती की है, मेडिकल नेग्लिजेंस में
काउंट किया जा सकता है, फिर वो अदालत का सहारा लेता है, फिर वो कोर्ट से या तो स्टे ले लेता है, जैसे कि सिमरन छाबड़ा के मामले में सुना है कि अभी हाई कोर्ट से स्टे है मामले में। फिर पहले मेडिकल बोर्ड की लड़ाई लड़े, 2.5-3 साल उसमें लगे घर वालों को, उसके बाद फिर अदालती लड़ाई लड़े, 10-10, 12-12 साल, 15 साल। कौन, कितने ही लोग ऐसे हैं जो 55 लाख केस हर साल जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मतलब 52 लाख तो हर साल जो है और बढ़ ही रहे हैं। 52 से 55 लाख जो रिपोर्ट होते हैं उसमें कितने ही केसेस आगे तक जा पाते होंगे, ये सोच के हैरानी होती है। क्योंकि इस देश में कहा यह जाता है कानून पहले बनता है, कानून के तोड़ उससे पहले निकाल दी जाती है, कानून बाद में बनता है, माफ़ कीजिएगा। कहा जाता है कि कानून बाद में बनता, कानून के तोड़ पहले निकाल दिए जाते हैं। यहाँ तो डॉक्टर की सेफगार्ड के लिए कानून भी पूरी तरह से एक तरफा जैसा लगता है। क्या मेडिकल नेग्लिजेंस को रोकने के लिए सिर्फ कानून में बदलाव काफ़ी है या कुछ और करने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कानून बदलाव से ही फ़र्क पड़ेगा। कानून में बदलाव की ज़रूरत है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो अपने आप में ऐसे बदलाव लाए, इन मेडिकल नेग्लिजेंस को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए और कड़े कानून बनाए। देखिए, कहा जाता है कि एक डॉक्टर अगर कोई फंस रहा है कोई, तो दूसरा डॉक्टर कभी अगर साथ नहीं जा सकता उस डॉक्टर के खिलाफ तो खिलाफ भी नहीं जाता। जब कोई डॉक्टर एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते तो फिर आप मेडिकल एक्सपर्ट की राय ले सकते हो, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। बहुत से मामले वहीं दब जाते हैं। तो डॉक्टर्स को भी अपने आप में सोचना पड़ेगा कि कुछ मामलों में आप चुप रहने की बजाय अगर बोलना शुरू करेंगे तो आप ही का प्रोफेशन साफ सुथरा रहेगा, वरना आपका प्रोफेशन ही बदनाम हो रहा है। एक राय ये भी है जिसमें मैं भी काफ़ी तरह से बिलीव करता हूँ कि मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले आपने देखा होगा अक्सर उन अस्पतालों में होते हैं जो प्राइवेट रन होते हैं और छोटे अस्पताल होते हैं, जैसे क्लिनिक हो गया या नर्सिंग होम हो गया, छोटे होते हैं। ये यहाँ ज़्यादा आते हैं। यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ इसलिए आते हैं, लोगों का कहना, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस देश में बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं जहाँ मोटी डोनेशन लेके आप पढ़ सकते हैं, मेडिकल कॉलेज MBBS कर सकते हैं। और इनमें ज़्यादातर ऐसे कॉलेज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही होते हैं जिनके पिताजी ऑलरेडी नर्सिंग होम, क्लिनिक्स या छोटा मोटा हॉस्पिटल चला रहे होते हैं। उन्हें सिर्फ डिग्री चाहिए होती है MBBS की, ताकि उनके नाम के आगे डॉक्टर लगे, वो उस हॉस्पिटल को चला सके। तो जब वो डिग्री करके वापस आते हैं तो वो डॉक्टर कम होते हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा होते हैं। तो उन्हें उन चीज़ों में ज़्यादा फ़ायदा दिखता है कि डॉक्टर के इलाज से ज़्यादा बेहतर है कि कुछ महंगा इलाज इनको बताया जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा मैं। बहुत साल पहले मैं एक बड़े मीडिया हाउस में काम करता था, बता देता हूँ, आज तक मैं काम करता था, मैं चंडीगढ़ में था। तो मेरे पास एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एक इंसान आया, उसके साथ एक और आदमी था, 2 लोग आए थे। तो वो इंसान आके मेरे पास रोने लगा। उसने मेरे सामने ऐसे कागज़ रख दिए कि एक बड़े मेडिकल कॉलेज में उसके पिता, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, माफ़ कीजिएगा, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके पिता को एडमिट किया गया था। हार्ट पेशेंट थे वो, और उनकी डेथ हो गई। 5 दिन तक उस हॉस्पिटल ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा, और जब 5 दिन बाद कहा कि वो उनकी डेथ हो गई है, तो हॉस्पिटल में टोटल 8 दिन उस शख्स के हो चुके थे वहाँ पर। फिर उन्हें लोअर स्टाफ ने बताया कि ये तो 5 दिन पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये तो ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर रखा होता आपसे रोज़ के चार्जेस लेने के लिए। और जब 8 दिन बाद उसने डेड बॉडी क्लेम करना चाहा, अपने पिता को के शव को लेना चाहा, तो उसके सामने, ये मैं आपको बता रहा हूँ बात आज से 12 साल पहले की, कम से कम 12-15 साल पहले, तो उसके सामने बिल रख दिया गया 11.5 लाख का। अब वो लोअर मिडिल क्लास का आदमी, छोटी मोटी नौकरी करता था बेचारा, 11.5 लाख का बिल कहाँ से लाता? तो उसने हाथ पैर जोड़े, तो कहता है कि जो मेन डॉक्टर था उसने कहा कि वो अम्बाला का था आदमी, कि तुम्हारा अम्बाला में घर है? उसने कहा हाँ जी अपना घर है। ही सेड कि आप घर मेरे नाम कर दीजिए, मैं ये सारा सेटल कर दूंगा। ये हालत आज से नहीं, ये मैं आपको
12-15 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। तो ये एक बिजनेस मॉड्यूल इस देश में हो गया है और एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है ये, जो मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों को ऊपर नहीं आने देता। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है ये, मेडिकल सिंडिकेट है, जिसमें आपको अक्सर दिखेगा कि ये लोग एक दूसरे के सपोर्ट में एकदम कैसे खड़े होते हैं। वो मेडिकल बोर्ड या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या इनकी जो अपनी कोई भी संस्था है, जब लोगों का रोष किसी डॉक्टर के खिलाफ या किसी हॉस्पिटल के खिलाफ उभरता है तब सामने नहीं आता, लेकिन जैसे ही किसी डॉक्टर पे उंगली उठती है या इनके प्रोफेशन पे उंगली उठती है तो तुरंत सब लोग एक साथ हो जाते हैं। आपको मालूम है, कुछ दिन पहले मशहूर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने कहा था कि कैसे देसी इलाज से वो उनकी पत्नी, जो खुद डॉक्टर है उनकी पत्नी, वो कैंसर स्टेज 4 से ठीक होकर वापस निकली है, जिनके लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि 3% चांस है सिर्फ बचने के। वो देसी इलाज से, अपनी देसी डाइट से कैंसर से मुक्त हो गई। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा और उन्होंने अपनी डाइट भी शेयर करी ट्विटर पे सब। आज मैं डाइट प्लान सरबत के भले के लिए रिलीज़ करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ये कह दूँ कि मेरे लिए डॉक्टर भगवान का रूप है और प्राथमिकता हमेशा डॉक्टर की रही है। मेरे तो घर में डॉक्टर है भाई, वो तो सुनती ही नहीं है बगैर डॉक्टर के। तो हमने जो कुछ भी किया है वो डॉक्टरों की सलाह के साथ एक सहयोगी प्रक्रिया में किया है। और मैं ये कह दूं कि इस डाइट को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो पढ़ाई करके जो बड़े बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसी को संग्रहित कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेडिवल एंशिएंट आयुर्वेदा साइंस, उसके साथ योशिनोरी जो जापान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनको ऑटोफेजी पे नोबेल प्राइज़ मिला है, वो फास्टिंग के बात उन्होंने की है कि किस तरह से फास्टिंग हेल्प करती है। और दुनिया के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, ये उनकी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके नोनी के लिए एक डाइट चार्ट बनाई थी और ये भी डॉक्टर्स की सलाह के साथ ही उसे इम्प्लीमेंट किया। तो मैं ये कहूँगा कि पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो भैया इस डाइट चार्ट को फैसिलिटेशन माने ट्रीटमेंट की। सबसे बड़ी बात, मेरी माँ कहा करती थी वासुदेवम कुटुंबकम। हम ये चाहते हैं कि जो खुशी हमें मिली है, जो फ़ायदा लाभ हमें मिला है, वो हम सबके साथ शेयर करें। दो ही चीज़ें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं, बाकी सब कुछ घटता है, एक ज्ञान और एक प्यार। तो दोनों ही बांटना चाहता हूँ। द होल वर्ल्ड इज़ माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रदर, एंड टू डू गुड माई रिलीजन। बाबा नानक का सिख हमेशा सरबत का भला चाहेगा और उस विश्व के भले में, उस विश्व के कल्याण में अपना कल्याण चाहेगा। इतना ही कहना था। कुछ ही अरसे में ये डाइट प्लान इंडिपेंडेंटली रिलीज़ करेंगे ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। नोनी कुछ कहना चाहती हैं? एज अ डॉक्टर मुझे भी लगता था कि ट्रीटमेंट जो होती है, ट्रीटमेंट वो ही काम करती है और उसके अलावा ये आयुर्वेदा वगैरह बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे। क्योंकि मुझे लगता था मैं बीमार हूँ, ऊपर से आप मुझे कौड़ी कौड़ी चीज़ें दे रहे हो और खाने नहीं दे रहे प्रॉपरली। तो पर जब मैंने खाना शुरू किया, शुरू में मुश्किल लगा, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद मुझे वो अच्छा लगने लग गया, क्योंकि मेरा वेट लॉस होना शुरू कर गया। कहाँ स्वेलिंग थी वो कम होनी शुरू हो गई, मुझे अच्छा फील होने लगा। सो बाय द टाइम अब मैं पहुंची हूँ तो मैं 30 किलो रिड्यूस कर चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं उसने बहुत मेरी मदद की है, आयुर्वेदिक डाइट ने। और ज़रूरी ये भी है कि वो जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने वही कुछ दिखाया जो हमने माना कि ये जो हेल्थ आयुर्वेदा की हर्ब्स और ये हेल्थ रिजीम हमने बनाई है वो हमारी मदद कर रही है, उसको हमको बाद में भी फॉलो करना है। ये नहीं कि तुम एक बार ठीक हो गया, पेट स्कैन ठीक हो गया तो मैं छोड़ दूँ, तो दोबारा से वो कैंसर सेल्स बॉडी में ही होते हैं, वो दोबारा से पनप जाएंगे। तो एक लाइफस्टाइल चेंज है जो हर एक इंसान के लिए है। योगा मैं रोज़ करती हूँ, तो ये किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ज़रूर करें। और हाथ जोड़ के विनती है अपने ही लोगों से कि एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन को बंद करें, ताकि अपने ही भाई बहनों को हम मौत के मुंह में ना डालें। उनके खिलाफ तुरंत डॉक्टर्स की टीम सिविल सोसाइटी के नाम से
उतर आई है और उन्हें दोनों पत्नी पत्नी को 850 करोड़ का जो है वो मानहानि नोटिस भेजा है और कहा है या तो प्रूफ करके दिखाइए 1 हफ्ते में, नहीं तो मानहानि 850 करोड़ का आप पे मामला दर्ज होगा। तो यानी अगर कोई आदमी अपने इससे अपनी तरीके से या अपने किसी और इलाज से ठीक भी हो रहा है तो वो कह भी नहीं सकते इस देश में, अपनी बात भी नहीं रख सकता। 850 करोड़ सुनने में छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ी रकम होती है। वो तो नवजोत सिंह सिद्धू है, कोई आम आदमी को अगर इतना बड़ा नोटिस आ जाए तो वो तो वैसे ही मर जाए। ये सोचने वाली बात है। सोचिएगा आप भी और सोचिएगा मेडिकल प्रोफेशनल वाले कोई लोग इस वीडियो को देख रहे हों और सजेस्ट कीजिएगा कि इन मेडिकल नेग्लिजेंस के बढ़ते मामलों में क्या सख्त कार्रवाई की जा सकती है या किन बदलाव की ज़रूरत है कानून में भी, मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी। नमस्कार।